को बचाने के लिए कुछ घंटों के लिए मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। मोदी ने यह नामुमकिन कैसे मुमकिन करके दिखाया। ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान से भाग रही हैं। भारत रेस्क्यू कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है। ऐसे यूक्रेन में हुआ। मुझे अगर डायरेक्शन दे रहे थे तो उधर वो मंत्रालय में भी एग्रेसिवली उनको लाने की व्यवस्था कर रहे थे। आजादी के 70 साल बाद धारा 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर आजाद हुआ। जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो टास्क कैसे पूरा हुआ। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। जैसे 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं, समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं मंचों से छेड़ता था और भाई हटा ली 370 और भाई बना लिया राम मंदिर। नाराज होते थे भाजपा के दोस्त, यार आप कैसे बोलते हो। अब मैं कहता हूं कि चलो युग को एक ऐसे चंद्र बरदाई की आवश्यकता है जो बीच बीच में पृथ्वीराज को कहता रहे कि बना, करता क्यों नहीं है, मत चूके चौहान। तो हम बोलते थे। मैं जयपुर में एक कार्यक्रम के बाद सुबह मुझे निकलना था, आप लोगों का फोन आया कि भाई रुकिएगा, एक बाइट देनी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ HM कुछ बोलने वाले। मैंने टीवी चलाया, मैंने 15A और 370 ही सेड। दिस वाज अटर डिसबिलीफ ऑन ईयर कि यार ये कैसे हो सकता। और मैं अपने सोफे पे चिल्लाया। ऐसे मुद्दे थे लगभग लोग मान चुके थे कि शायद ये नासूर बनकर के खड़े रहेंगे, ये मुद्दे, इनका कोई समाधान निकलेगा नहीं। लेकिन मोदी जी ने जिस साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम और दूरदर्शिता के साथ इन मुद्दों का समाधान किया, वह युगों युगों तक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि 370 हटाई तो देश में मानो भूकंप आ जाएगा। आर्टिकल 370 हटने की एक कहानी मोदी की 31 साल पुरानी इस तस्वीर की भी है। वो दौर था दिसंबर 1991 का। तब मोदी धरने पर बैठे थे। पीछे पोस्टर पर लिखा था 370 हटाओ, बीच में था चलो कश्मीर का नारा और AK-47 लेकर घाटी में खून बहाने वाले आतंकवादियों के सामने थी मोदी की खुली चुनौती। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो हम वहां पे लाल चौक में गए तो वहां पे हमने वो भी पढ़ा, किसने अपनी मां का दूध पिया है, कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा यहां फहराए और हमने अपनी मां का दूध पिया था। बोले देखिए, हमारी सलामती की चिंता आप मत करो, हम तो मरने के लिए ही निकले हैं, हमारा एक ही ध्येय है, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और वो फहराने के टाइम पे अगर हमारी मौत भी आती है तो हम उसके लिए तैयार। ये मेरे सारे एकता यात्री यहां मेरे साथ है, वो सब घर पे ना बोल के आए हैं कि अगर नहीं आए तो ये हमारा आखिरी मुलाकात है। लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं, उनके मफलर का रंग देखिए। नरेंद्र मोदी को देखिए, उनके मफलर को भी देखिए, क्योंकि 32 साल पहले के इस मफलर की भी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
लालचौक में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी वहां धूम धड़ाके चल रहे थे। तो वहां जब उतरे तो मैंने स्कार्फ निकाल के ऐसा डाला, तो जोशी जी ने बोला, दीपक भाई अभी ये स्कार्फ रहने दो, अभी यहां गोलियां चलती है। राम का काम शुरू हो गया, राम मंदिर बनने लगा। मोदी ने इस असंभव को कैसे संभव किया? सारी अड़चन दूर कैसे हुई? मोदी ने रामलला के लिए कितना संघर्ष किया? राम मंदिर का फैसला यदि मंदिर के पक्ष में आएगा तो मानो देश के हजारों लाखों मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे और देश में कोई जलजला आ जाएगा, हिंदू मुसलमानों में राइट्स हो जाएंगे। लेकिन ये इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से ये समाधान निकला, वह अपने आप में एक जिसको कहेंगे कि अप्रत्याशित और ऐतिहासिक, बहुत साहसपूर्ण और उनकी पुनः वीरता और पराक्रम को और उनकी हिंदू निष्ठा, हिंदुत्व निष्ठा, सनातन निष्ठा को दर्शाता है। देश में कोरोना जैसी महामारी आई, सबकी जान पर बनाई, तब मोदी ने रास्ता कैसे दिखाया? भारत में कोरोना का पहला केस आने के ठीक 1 साल बाद सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ? मोदी ने दिन रात कैसे एक किया? जो कोई नहीं कर पाता वो नरेंद्र मोदी कैसे कर देते हैं? रास्ते में जितने स्पीड ब्रेकर आते हैं, मोदी उन्हें कैसे हटाते हैं? हिंदुस्तान की सियासत में मोदी जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई दूसरा होगा। क्या वाकई ऐसा ही है? अगर हां तो क्यों? देखी जाएगी। जय श्री राम। रोड पड़े हैं खाली, बिल्कुल। आजो आजो आजो। हाँ भाई, सोल्जर खड़े थे, फोन छुपा लिया मैंने। जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, यहाँ से निकलो भाई। इंडिया। मोदी हर चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं। यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को सुरक्षित देश वापस लाना एक ऐसा ही चैलेंज था और इसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन गंगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने को जो बड़ी ताकतें कहती हुए प्लान कर रही थी, अपने नागरिकों को वैसे छोड़ दे रही थी, लेकिन भारत ने न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों को भी सकुशल निकालने का प्रयास किया। और पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान में 2 देश जब लड़ रहे हों, किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की इंटरवेन के कारण युद्ध रुका हो और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद फिर वह युद्ध प्रारंभ हो गया हो। यह पहली बार हुआ है और यह भी यूक्रेन के अंदर हम लोगों ने देखा है। जब भारत के नागरिकों को निकालना था तो प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। युद्ध उस समय रुका और फिर अपने नागरिकों को निकालने के बाद में फिर हमारे नागरिक निकल गए, फिर वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की नेशन फर्स्ट की उस संकल्प का उदाहरण है जिसे उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में पिछले 21-22 वर्ष के अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव महत्व दिया है। जिस वक्त यूक्रेन में हर मिनट बम फूट रहे थे, हर 10 सेकंड पर धमाके हो रहे थे, उस वक्त मोदी दिल्ली से मिशन मोड में जुटे हुए थे। मोदी यहां से बिग डिसीजन लेते, क्विक फैसले करते,
वॉर जोन में फंसे बच्चों के आने जाने से लेकर उनके रहने तक, उनके खाने पीने से लेकर लंगर के इंतजाम तक मोदी ने सारा बंदोबस्त करवाया। नई दिल्ली में खबर थी कि भीषण युद्ध के बीच 20,000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द निकालना होगा वरना देश में हाहाकार मच जाएगा। सबसे पहले रूसी बोलने वाले सभी इंडियन डिप्लोमैट्स को संदेशा भेजा गया। रूसी बोलने वाले सभी राजनयिकों की फौज को रूस और यूक्रेन में उतारा गया। यही टीम ग्राउंड पर कोऑर्डिनेट कर रही थी। युद्ध में फंसे 20,000 लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अब समस्या थी कि इनके रहने या खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स से संपर्क किया गया। प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्रालय के जरिए श्री श्री रविशंकर के डायरेक्ट टच में थे। आप लोग वहां आराम से हो ना। इसके बाद रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जितने हिंदुस्तानी कारखाने चलाते हैं उनसे रहने की जगह मांगी गई। गोलाबारी रोककर हिंदुस्तानियों को निकाला जाता था, फिर इन्हें ऐसे ही टेम्पररी जगह पर रखा जाता था। देश को बचाने के लिए पीएम साहब के उस विजनरी नेतृत्व में, जहां पर एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो प्रयास हुए, उसकी किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी की क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं। हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध हुई और अपने सहयोगी देशों को भी, मित्र देशों को भी सहयोग किया गया। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना। सोचिए, दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों का युद्ध कुछ घंटे के लिए रुकवा देते हैं और फिर जब पुतिन से मिलते हैं तो मुंह पर कहते भी हैं, युद्ध छोड़िए, यूक्रेन से बातचीत शुरू कीजिए। शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। और शुरू के दिनों में, इस संकट के काल में, हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मोदी साहब, हम लोगों ने बहुत आराम से हमारा देश मजबूत हो। मोदी ने हिंदू के परिवार के बच्चों को भी संभाला, मुसलमान के बेटे को भी युद्ध के मैदान से बाहर निकाला। आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। अब अगर आप बात करें यूक्रेन की, तो सुबह मुझे फ़ोन आ गया और वो एकदम मुझे अभी सभी घरों तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की योजना चाहिए। 30,000 तक के लोग, बच्चे यूक्रेन में होंगे, उनके घरों में 2 बार जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी रचना रखनी चाहिए। अब ये उनका, ये मुझे अगर डायरेक्शन दे रहे थे तो उधर वो मंत्रालय में भी एग्रेसिवली उनको लाने की व्यवस्था कर रहे थे। सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी पूरी एग्रेसिव तरीके से उनको इवैक्यूएट करने के लिए काम में जुटी हुई थी। पार्टी के जिम्मे जो काम था वो मुझे मिला। तो और ये कंप्लीट सोच, जब वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे तो वो टुकड़ों में नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में स्पष्ट था। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा। मोदी इतने सख्त हैं कि सख्त फैसले लेने से डरते नहीं। किस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा, कितना होगा, इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना, उसे इतिहास बना देना भी मोदी का एक ऐसा ही वेल प्लान डिसीजन था। मेरे जैसा आदमी जो तटस्थता में है कि भाई ठीक है, मैं सच बोल दूंगा, जो होगा वो बोल दूंगा, और मैं वहाँ चिल्लाने लगा और तालियां बजाने लगा, और मैं ऐसे खुश था जैसे मेरे को, मतलब मेरे नाम कोई लॉटरी निकल गई है। मैंने नीचे आके इंटरव्यू दिया, बाइट दिया, वीडियो करा। तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा रात को डिनर करा के सुबह, अरे सुनो यार अमित भाई, सुबह 370 हटा देते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा यार। डोभाल साहब चलो अरे भाई, इस पर लंबी
रिसर्च हुई होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डील होगी, ये जो काउंटर टेररिज्म है इसका कैसे मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसर्जेंसी पे हम क्या करेंगे, अंदर क्या उबाल होगा, जन भावनाएं, डोभाल साहब का वहां जाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बकरी चलाते बच्चों से बात करनी, वो सब प्लान हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। वो सब आपने कर दिया, अब आप लोग करें करिए तो हो गया। अब क्या है, दिल्ली में जो आदमी सुबह दोपहर शाम पानी पी के कोसता है, अकेले में आप बैठिए, मैं जानता हूं वो क्या क्या बोलता है, उसको कहना पड़ रहा है कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और बहुत अच्छा है, क्या करिए आप, ऑन नीज ला दिया ना, एक निर्णय कर दिया। धारा 370 वाले फैसले की भी अपनी एक हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री में मोदी नाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए आपको इतिहास का एक पन्ना पढ़ना, 1984 का बीजेपी का घोषणा पत्र। इसमें जम्मू कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन एक लाइन में मैसेज दे दिया गया था, डिलीट द टेम्पररी आर्टिकल 370। और इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले शख्स का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर। धारा 370 हटाओ वाली ये कहानी यहां खत्म नहीं, शुरू। कितनी धूम धड़ाके चल रहे थे। बीजेपी के 1989 के घोषणा पत्र में न सिर्फ आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया गया, बल्कि कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को भी प्रमुखता दी गई। लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ा और 1991 आते आते बीजेपी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा लॉन्च कर दी। एकता यात्रा का काम दिया गया था, तो जिस दिन वो काम दिया गया उसी दिन जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि भारत का नक्शा भी चाहिए, सभी प्रदेशों का नक्शा भी चाहिए, वो ऐसे नक्शे होने चाहिए जिसमें प्रदेश की सड़कों का भी विवरण हो, नेशनल हाईवे का भी विवरण हो, स्टेट हाईवेज़ का भी विवरण हो। और उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन पूरी एक्सरसाइज मुशक्क़त करके कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितनी किलोमीटर चलेंगे, कौन कौन से पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होंगी, इसका सारा नक्शा इन डिटेल पूरी अपने कमेटी के साथ बैठ करके उन्होंने खुद उसको बनाया था। उस एकता यात्रा के असल सेनापति नरेंद्र मोदी ही थे। उस वक्त लाल चौक और मोदी के रास्ते में वहां के राज्यपाल गिरीश चंद्र सक्सेना भी थे, सियासत भी थी। लेकिन मोदी कहां रुकने वाले थे, कहां झुकने वाले थे? आतंकवादियों ने वहां पे लिखा था श्रीनगर के लाल चौक में, किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो 26 जनवरी को तिरंगा झंडा, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा वहां लाल चौक में फहराए। और इसी कॉल को स्वीकार करते हुए ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। एकता यात्रा निकली और उधमपुर पहुंची। उधमपुर से कुछ थोड़े किलोमीटर चले होंगे और वहां पे आर्मी ने कहा कि भाई अब ये यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है, आप अपने आर्मी हेडक्वार्टर पे चलो। तो सारा कारवां फिर हमारा आर्मी हेडक्वार्टर पर चला गया। अब वहाँ बैठे 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 कि भाई वो लोग इंतजाम करेंगे हवा से ले जाने का, लेकिन 3-4 घंटे बैठ गए फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद में कुछ हलचल हुई तो हमको बिठाया गया आर्मी हेलीकॉप्टर में, घूम के वापस नीचे उतरे। हमको तो ऐसा ही लगा था कि अब श्रीनगर लाल चौक श्रीनगर में पहुंच गए हम, लेकिन जब उतरे तब पता चला कि जहां से उड़े थे वहीं पे उतरे हैं। तो नरेंद्र भाई ने पूछा कि भाई ये कहाँ, हम तो आप लेके गए वहीं पे वापस लेके आए। तो फिर मैं टॉयलेट में गया, वहाँ जो आर्मी हेडक्वार्टर में जो टॉयलेट बना था, हम लोग एक ऐसी ही जगह थी वहाँ पे बैठे थे सब लोग, तो मैं टॉयलेट में गया। अब 2 आर्मी ऑफिसर, मैं टॉयलेट के अंदर हूँ, उनको पता नहीं है, 2 बात कर रहे थे। बोले साली गाली देके, बोले कैसी गवर्नमेंट है ये, यहाँ पे आदमी अपना जान जोखिम में डाल के वो वहाँ पे जाना चाहता है, देश के लिए जाना चाहता है, और ये सरकार उनको पहुंचने नहीं देती है।
फिर मैं टॉयलेट से बाहर आया, सीधा नरेंद्र भाई को जाके बोला कि मैं टॉयलेट में था और ये आर्मी वाले ऐसी बातें कर रहे थे। नरेंद्र भाई ने बोला, मुझे अभी भी याद है, बोलिए देखिए, ये आज पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड देखता है कि 26 जनवरी को आतंकवादियों की जो धमकी थी उसके सामने मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। जब पूरे दुनिया की आंखें टिकी हुई है तो इस प्रदेश का राज्यपाल आपके संपर्क कैसे बाहर हो सकता है? आप तुरंत बात करवाइए। जोशी जी बात करते, अडवाणी जी बात करते थे, नरेंद्र भाई ने बोला कि आप मुझे दे दो, मैं बात करता हूं, मैं संयोजक हूं, मैं बात करता हूं। बोलिए देखिए सक्सेना साहब, हम पूरे हिंदुस्तान को कॉल देके आए हैं। भगवा पहनकर मोदी जिस मिशन पर निकले थे उसे रोकने के लिए आतंकी भी एक्टिव थे, लेकिन तब मोदी ठान कर गए थे, अब की बार या तो इस पार या उस पार। अब मजे की बात यह आई कि वहां पे जब उतरे श्रीनगर में, हमको भी आज भी याद आता है तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से, और हम वहां पे लाल चौक में गए तो वहां पे हमने वो भी पढ़ा, किसने अपनी मां का दूध पिया है कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा यहां फहराए, और हमने अपनी मां का दूध पिया था। नरेंद्र भाई ने पूरी टीम को लेके, और जोशी जी थोड़े टेंस दिखते थे, लेकिन नरेंद्र भाई एकदम, मैं आपको एक बीच में एक किस्सा सुना दूं। आर्मी हेलीकॉप्टर से जब नीचे उतरे तो हमारी एक अलग ड्रेस बनी हुई थी एकता यात्री की, और एक स्कार्फ बना हुआ था। तो हम वहां से बैठे तो सब डाल दिया था जेब में और बैग में वगैरह। तो वहां जब उतरे तो मैंने स्कार्फ निकाल के ऐसा डाला, तो जोशी जी ने बोला, दीपक भाई अभी ये स्कार्फ रहने दो, अभी यहां गोलियां चलती है। तब नरेंद्र भाई ने बोला, अरे हम तो घर पे बोल के आए हैं, हम तो बोल के आए, ये हमारी पहचान है। भगवे रंग का हमारा स्कार्फ था एकता यात्री का। बोले लगाओ दीपक, लाओ मैं भी लगाता हूं। तो इस प्रकार से मतलब एक जुस्सा आ जाता है आदमी में कि भाई कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे। मोदी ने 370 हटाने का निडर फैसला लिया तो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक मोदी ने सब मुमकिन कर दिखाया। इसलिए तो पब्लिक ने हर फैसले में खुलकर मोदी का समर्थन किया। फिल्म के आखिर में 2.5 घंटे तक बदतमीजी करता हुआ विलेन पिटता है। 2.5 घंटे तक नहीं पिटता वो, 2.5 घंटे तक वो जो नायक अपमान सहता है, वो जो बदतमीजी सहता है, उस सब का गुस्सा दर्शक भी सहता है। साला बहुत कमीना है, मारे इसको, मार सकता नहीं, अंदर घुस के कहां मारेगा। लास्ट में जब हीरो मारता है उसको, तो एक को मारा और 3 उड़ गए, इस पर कोई तर्क नहीं लगा था, क्योंकि आप ऐसा देखना चाहते हैं। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं। मोदी जी ने जो करा वो जैसे भी करा होगा, पर देश ऐसा देखना चाहता था कि आप घुस के मार के गए हमारे, तो हम भी घुस के मारेंगे। ये जो घुस के मारेंगे, ये देश की दमित इच्छा थी। ये 135 करोड़ लोगों का मन था कि मारे से, मार दिया तो 135 करोड़ ताली बजाने लगे। तो प्रधानमंत्री का जो हौसला था, एक तो उसने काम किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचिए, ये हौसला पहली बार आपको कब दिखा? ये पहली बार आपको दिखा लाल बहादुर शास्त्री में, जब सेनाध्यक्ष ने आके कहा कि जी उधर से आके मार के भाग जाते हैं कबायली, तो बोले वहां जाके मारो। तो उसने कहा साहब इसका मतलब तो युद्ध होगा। बोले अपने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति हो या युद्ध करना पड़ेगा, और घुस के मारा। तो आज भी शास्त्री जी के नाम पे इस देश में ताली बजती है। दूसरा आदमी आपके पास ये आया, जैसे हमारे यहां गांव जवार में कहते हैं ना, तेरे घर में घुस के मारूंगा, ये आपकी हनक का प्रतीक है। तो ये भारतीय अस्मिता का और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। मैं प्रेम का कवि हूं, मैं वो दिन नहीं देखना चाहता कि ऐसा दिन दोनों देशों में आए कि मैं उनके घर में घुस के मारूं और वो मेरे घर में घुस के विस्फोट करें।
पर पुलवामा में लोगों ने छितरी हुई लाशें देखी थी बस की, देश गुस्से में था और उसके मेरे ख्याल से पता नहीं कितने दिन बाद, थोड़े ही दिन बाद घुस के मार दिया। तो लोगों ने, अब वो इतिहास में लिख गई है, आप गाली दीजिए कुछ करिए, मोदी ने वो क्रेडिट ले लिया है एज ए एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ दिस कंट्री। एक अहम फैसला राम मंदिर के निर्माण का भी था। इसमें वैसे तो सरकार का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था, लेकिन फैसले के बाद नजरें मोदी पर ही टिकी थीं। मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि फैसला आने के बाद देश में शांति बनी रही। मोदी की अपील को हिंदू ने भी सुना, मुसलमान भाइयों ने भी प्रधानमंत्री की बात मानी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी जब स्वयं सेवक थे तब से ही वो रामलला की मुहिम से जुड़े हुए थे। ये तस्वीर देखिए, सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकली थी और उस वक्त इस यात्रा को गुजरात में लीड करने वाला चेहरा मोदी ही थे। नवरात्र का समय था, यात्रा गुजरात के 600 गांव से होकर गुजरी थी और तब मोदी ने सिर्फ पानी पीकर अकेले अपने कंधों पर इस यात्रा को कामयाब बनाया। कड़ी धूप में जनसभाएं करने से लेकर विश्व हिंदू परिषद की रैलियों में लोगों के बीच बैठने तक मोदी इस मिशन के रण में भी थे और रणनीतिकार भी थे। संयोग से उस दिन मैंने बाराबंकी में किसी को फोन करना था, एक मेरे मित्र को, वो दुबई से आए हुए थे, तो उनको फोन किया तो बोले कि भैया हम यहाँ बैठे हैं मस्जिद में, सब लोग इकट्ठा हैं, थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है। तो मैंने कहा स्पीकर पे रखिए फ़ोन, ज़रा बात करें हम लोगों से। तो उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन रखा, तो वहाँ सबसे एक बड़े मौलाना है, हम उन्हें जानते हैं। मैंने कहा चाचा क्या हाल है, तो क्या हो रहा है कल? तो चाचा ने अवधि में कहा कि भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोहरम हमसे ले लो, जाए बनवाए दो भैया मंदिर है। ये मस्जिद में बैठा हुआ एक बुजुर्ग कह रहा है जिसने अपनी पूरी जवानी मंदिर आंदोलन में शहाबुद्दीन साहब के भाषण और ये सब सुने हैं, रैलियां सुनी हैं, कार सेवकों की यात्राएं देखी हैं, मुलायम सिंह द्वारा वो सरकार का गोली चलवाते हुए दृश्य देखा है और वो सब सुना है उसने, मुशायरों में वो सुना है उसने सब उस तरह के जहरीले तेवर, कवि सम्मेलनों में भी सुना होगा उसी तरह के जहरीले तेवर। वो आदमी कह रहा भाई बनवा दो अब इसे। ये जो ऊब पैदा हुई थी, इस ऊब को सकारात्मकता में बदलना कि चलो ठीक है। क्या ये कम बड़ी बात थी कि इतने बड़े निर्णय के बाद देश में एक पत्थर नहीं फेंका, एक कार को आग नहीं लगी, एक बस को आग नहीं लगी? यानी कि शक्ति, सहमति और सामंजस्य, इन तीनों को मिला के एक काम करा। अपने धर्म को लेकर मोदी की ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। एक कहानी उस वक्त की है जब कर्फ्यू के दौरान मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। स्वयंसेवक रहने के दौरान मोदी अक्सर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में रहा करते थे और उस वक्त रथ यात्रा निकलनी थी। शहर में कर्फ्यू लगा था, मगर मोदी ने हाथियों का इस्तेमाल करके कैसे इस अड़चन को खत्म किया, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, इसकी कहानी सुनिए। ये जो रथ यात्रा इसी तूफान में रथ यात्रा चलती थी, तो उनके रथ यात्रा के साधुओं ने बता दिया कि इस साल रथ यात्रा नहीं होगी। अरे वाह, नहीं होगी? कौन कहता है नहीं होगी? रथ यात्रा नहीं होगी, क्यों? कर्फ्यू चल रहा है। कर्फ्यू किस लिए है? शांति के लिए। तो रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा तूफान करने वाली है? नहीं, रथ यात्रा में शांति भी होती है। नरेंद्र भाई ने नक्की किया कि ये रथ यात्रा निकलनी चाहिए। नरेंद्र भाई ने क्या किया, सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने पहले काम क्या किया, मंदिर के महंत को तो बाद में मिले, पर जो काम मंदिर वाले उन्होंने उसको मंदिर वाले थे उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि यार रथ यात्रा निकालने के लिए मैं आया हूँ, परंतु आप गड़बड़ ना करिए, मुझे मेरे काम करने दीजिए। नरेंद्र भाई ने जाते हुए एक काम क्या किया, जो हाथी बंधे हुए थे उनको छोड़ दिए, हाथी उनको छोड़ दिए और हाथी वाले जो उनके महंत थे उनको बुलाया सबको और कहता है कि इनको हाथियों को जरा डिसिप्लिन में रखिए, आप इनको एक के बाद एक के पीछे दूसरा ऐसा आपकी इसके लाइन लगाइए और उसको धीरे धीरे इसको मंदिर के बाहर निकालिए। अब रथ यात्रा न निकले इसलिए पुलिस ने जो व्यवस्था की थी, बड़े बड़े ड्रम लाए थे कहीं से और वो ड्रम रास्ते के बीच में ऐसे रखे थे कि कोई पास ना हो सके। तो वो ड्रम पहले
नरेंद्र भाई ने उनके महातों के साथ मिलकर के ये डम हाथी के लातों से छुड़वा दिए और रथ यात्रा चालू हो गई। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली मोदी की एक कहानी 2006 में गुजरात के सूरत में आई बाढ़ भी है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ पानी। लोग दाने दाने को तरस रहे थे, प्यासे मर रहे थे। तब मोदी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोर्चा संभाला। मोदी ने तब ऐसे इलाकों को चुना जो सबसे ज्यादा डेंजरस थे। लोगों के बीच पहुंचे, उनकी बात सुनी और तब मोदी ने उनकी समस्या का समाधान कैसे किया, इसकी कहानी सुनिए। हम लोग सब जानते हैं 2006 अगस्त में सूरत में महाविनाशकारी फ्लड आया। तो जैसे ही पूर आया, साहब ने तुरंत निर्णय लिया। सूरत के एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर SR राव, जो पद्मश्री SR राव है, उनको उन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगा दिया। चीफ सेक्रेटरी के पूरे पावर्स देके एक ही ऑर्डर में 100 करोड़ रुपीस उनके हवाले रख दिया। और SR राव साहब आ गए। हम लोग अभी तो काम शुरू ही किया था। शाम को SR राव साहब आए। दूसरे दिन शाम की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन अचानक समाचार आया कि CM साहब आदरणीय नरेंद्र भाई सूरत आ रहे हैं। हम लोगों को भी लगा कि 2 दिन के बाद आए तो अच्छा है, लेकिन आज तो इतना पानी भरा हुआ है, बहुत सारे एरिया तो अप्रोचेबल भी नहीं है और साहब आ रहे हैं। उस दिन कहीं भी हम एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए कोई रोड पे कार नहीं चल सकती, कोई जीप नहीं चल सकती, XUV नहीं चल सकती, उतना पानी भरा हुआ था। तो SR राव साहब को एक आइडिया है, उन्होंने फायर टेंडर मंगाया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, फायर टेंडर लेके हम 3 लोग साहब को एयरपोर्ट पे लेने गए। उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो कॉन्वे का तो प्रश्न ही नहीं था। साहब ड्राइवर के बाजू में कैबिन में बैठे और SR राव साहब उनके साथ बैठे। हम लोग कैबिन के पीछे वो टैंक होती है उसके ऊपर बैठे। साहब ने पहले, नरेंद्र भाई साहब ने, CM साहब ने ऑर्डर दिया कि मुझे सबसे वर्स्ट एरिया जहां है वहां ले चलो। रास्ते में 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंग थी। ऊपर लोग रहते थे, नीचे दुकानें थी। दुकानों में तो पानी भर गया था। ऊपर साहब देखते थे तो ऊपर से लोग वो खाली बर्तन दिखाते थे साहब को, मतलब पानी का, कि पानी का सप्लाई गई कल से नहीं है। कल से मतलब अगले दिन जब बाढ़ आई, बाढ़ के दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ पे उस दिन नरेंद्र मोदी साहब आए और साहब ने जैसे ही चर्चा शुरू की तो पीछे से प्यून एक ट्रे में ग्लास रख के पीने का पानी लेके आया। उसने पहला ग्लास ऑनरेबल CM साहब के सामने रखा, दूसरा इधर SR राव साहब के सामने रखा और तीसरा जैसे ही वो रखने जाता है तब मोदी साहब ने अपने सामने रखा हुआ ग्लास ऐसे हाथ से दूर करते हुए बोला कि सूरत की जनता जब तक पानी नहीं पिएगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। जो काम 48 घंटे में होना था वो 24 घंटे में हो गया, क्योंकि CM जल्दी से पानी पी सके इसलिए शहर की जनता को पूरे तंत्र ने 48 घंटे के बजाय 24 घंटे में पानी पिलाया। CM रहते हुए मोदी ने जैसे मुश्किल हालात में डिलीवर किया, PM मोदी को उस अनुभव का फायदा सबसे बड़ी महामारी यानी कोरोना के वैक्सीनेशन में हुआ। ये मोदी की इच्छा शक्ति ही थी कि सिर्फ कुछ महीनों के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई और अब तक देश के 216 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उनकी सोच कंटिन्यूअस चल रही थी। मुझे याद है कोरोना से 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर ये 100 का आंकड़ा क्रॉस करता है तो मुझे कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। यानी उनका इंट्यूशन, वो बोल रहे थे मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो वो उनकी इंसाइट और उनकी सोच चली हुई थी, वो कंटिन्यूअस थी। और हमें मालूम है फिर लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करके और पूरे प्रशासन को लगा करके देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया और उसके बाद लॉकडाउन हटा, उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं की गई और इसके साथ साथ वैक्सीन पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अग्रेसिवली काम किया और उसमें सफलता मिली। आज यूरोप के देश अभी भी मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन भारत 130 करोड़ का देश 217 करोड़
डबल डोज लगा के और बूस्टर लगा करके तैयार हैं। तो ये सुरक्षा कवच उन्होंने दिया। संकट के समय ही नेतृत्व की परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है। कोरोना कालखंड में कभी भी ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब वह मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ जब उन्होंने संवाद न बनाया हो। देश के अंदर प्रवास करना, लेबोरेटरी को मैं स्वयं जाना, पहली बार हुआ जब किसी महामारी का वैक्सीन 9 महीने के अंदर बनकर के आ गया और अभी 2 वैक्सीन भारत के मार्केट में आई और अब तक 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को दी जा चुकी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहेंगे तो देश मान लेगा। वो कहेंगे इतने बजे थाली बजाओ, देश थाली बजाएगा। वो कहेंगे इतने बजे डॉक्टर्स के लिए दिया जलाओ, दिया जलाएगा। भाई थाली बजाने से क्या हुआ? इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है? हाँ, आवाज हुई, लोग जो सन्नाटा था वो टूटा, एक दूसरे से जुड़े, एक कृतज्ञता ज्ञापित हुई, दिवंगतों की याद में दिया जलाया गया, या जो नर्सिंग स्टाफ हैं या सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए दीपक जलाया। तो प्रधानमंत्री के पास वो एक ताकत है जो उन्हें मिल गई है। टाइम बाउंड मैनर में कोई काम कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी है। कुछ दिनों पहले ही मोदी ने इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 देश को सौंपा है और इस साल के अंत तक शीतकालीन सत्र आते आते देश को नए संसद का तोहफा भी मिल जाएगा। इसके पीछे भी मोदी का ही दिमाग है। उन्हें उस सिंबोलिज्म की ताकत पता है। उन्हें पता है कि 40,000 करोड़ रुपए इस क्राइसिस के टाइम में जो खर्च हुए हैं उस टोटल खेल पे, जितने भी 1000 करोड़ खर्च हुए हैं, ये क्वेश्चन के घेरे में ही नहीं आएंगे एक सुभाष चंद्र बोस खड़ा करते हैं। तो ये क्या कम आप कला मानते हो किसी की? जिस समय उन्होंने ये कहा कि मैं सुभाष की मूर्तियां खड़ी करूंगा, जॉर्ज पंचम को हटाऊंगा, मैंने उसी समय उनके विरोधियों से कहा कि तुम छाती पीट के मर जाओ, देश तुम्हारा तर्क बाई नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब, इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है। इस देश में सुभाष बाबू के प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित करने के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है और जनता अब इन बातों को समझ गई है, क्योंकि उसकी आंख में उंगली डाल के विपक्ष ने समझाया है, भारतीय जनता पार्टी ने समझाया है, आरएसएस ने समझाया है अपनी शाखाओं में जाके। तो वो जानते हैं कि सिंबोलिज्म क्या है। सेंट्रल विस्टा ऐसा कोई मैं महान कार्य नहीं मानता। एक राजा को, एक राष्ट्राध्यक्ष को, एक सेनापति को, एक नायक को, एक प्रधानमंत्री को करना ही चाहिए। पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए। बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है। ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ ये हटाना है यहां से। जैसे अभी हमारे हवाई जहाजों पे वीटी लिखा होता है वायसराय के लिए, ये भी हटेगा एक दिन। किसी का ध्यान नहीं आया है, जिस दिन ध्यान आ जाएगा उनके प्रधानमंत्री जी के हटवा देंगे वीटी को। ये भी हटेगा, क्योंकि वो वायसराय ट्रेजर करके क्या कुछ है, वो उसका नाम लिखा जाता है, उसके नाम पर था, वो हटेगा कभी ना कभी। तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिंबोलिज्म से खेलना कैसे। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं। मोदी ने फैसला लिया, काशी का कायाकल्प हो गया, काशी में कॉरिडोर बन गया, उद्घाटन हो गया, कोई हंगामा नहीं हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। काशी विश्वनाथ धाम, देखिए अभी सावन का महीना हमारा व्यतीत हुआ है। 15 दिन पहले ही सावन के महीने में काशी में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पधारे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और संकरी गलियों को देख करके गांधी जी को बहुत खिन्नता हुई थी। उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी ने वह ऑडियो मुझे उपलब्ध करवाया, कहा कि यह है काशी के बारे में राष्ट्रपिता की भावना। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं?
मैंने कहा आपका मार्गदर्शन जैसे हो। पीएम साहब ने कहा देखिए उसमें एक अच्छा वो बन सकता है, इतिहास में पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा एक कॉरिडोर के माध्यम से मिल पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का विजन साकार हुआ। आज देश और दुनिया के लिए वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। केदारनाथ पे तबाही मची, सुविधाओं का अभाव हुआ। भोले बाबा के भक्त मोदी ने उनका भी काम किया, केदारनाथ दोबारा खड़ा कर दिया। लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये डायलॉग हिंदुस्तान के गांव-गांव में मशहूर है, क्योंकि मोदी हिम्मती भी है, मेहनती भी। मोदी ने जो कर दिया वो कोई दूसरा नेता 75 साल में नहीं कर पाया। और अभी तो मोदी की यात्रा बाकी है। भारत माता की, भारत माता की।